नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खुलने वाला है। वो सबूत आज आपको दिखाऊंगा जो ये कह रहे हैं कि अतीक की मौत गुड्डू मुस्लिम के धोखे से हुई। वही गुड्डू मुस्लिम जो फरार चल रहा है, जिसके बारे में हमने कहा था, पाठशाला में ही कहा था कि ये फरार नहीं है बल्कि यही खबरी हो सकता है। आज आपको सबूत दिखाऊंगा जो पाठशाला की बात को तस्दीक करते नजर आएंगे, सच बताते नजर आएंगे। एक बार नहीं, हर बार गुड्डू का बॉस मरता है, लेकिन गुड्डू कैसे बच जाता है बॉस, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। माफिया अतीक के पैरों में बिछने वाले कांग्रेसी सांसद का चैप्टर भी खोलूंगा। इसके अलावा योगी राज का वो कांड जिसके बाद अतीक कभी बाहर नहीं आ पाया, वो किस्सा आपको सुनाऊंगा। माफिया अतीक अहमद का शाहीन बाग से क्या कनेक्शन निकल कर आया है, आज उसका चैप्टर भी है। अतीक मर्डर केस का वो वीडियो आपको दिखाऊंगा जो आज सामने आया है। फिर वो दिन जब माफिया मुख्तार अंसारी ने मुख्यमंत्री को डरा दिया था, उसकी कहानी बताऊंगा। भविष्य के अतीक और मुख्तार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज देखिए। आप सोच रहे हैं अतीक मर गया, मुख्तार जेल में है, लेकिन भविष्य के अतीक और मुख्तार की तस्वीरें आज दिखाऊंगा तो हैरान रह जाएंगे। और आखिर में मोदी सरकार क्या क्वीन एलिजाबेथ को सालाना $10 बिलियन देती है, इसका सच बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच करीब 50 साल से चल रहे सीमा विवाद का निपटारा हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल से इस विवाद को सुलझाया गया। इसे अमित शाह ने बड़ी उपलब्धि बताया। अमित शाह ने कहा कि 700 किलोमीटर लंबी अरुणाचल और असम की सीमा से जुड़े विवाद को खत्म कर दिया गया है, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुजरात के नरोदा गांव केस में अहमदाबाद की स्पेशल एसआईटी कोर्ट ने सभी 67 आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत 86 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 21 साल चली सुनवाई के दौरान 18 आरोपियों की मौत हुई, जबकि एक आरोपी को पहले ही बरी किया जा चुका था। 2002 में हुए दंगों के दौरान नरोदा गांव में 11 लोगों की मौत हुई थी। सूरत के सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। इसका मतलब यह कि उनकी संसद सदस्यता बहाल अभी नहीं हो पाएगी। निचली अदालत के 2 साल की सजा वाले फैसले को सेशंस कोर्ट ने बरकरार रखा। अब राहुल गांधी इस केस में हाईकोर्ट जाने की तैयारी में। मोदी सरने वाले इस केस में सजा की वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 2 दिन तक चलने वाले ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट की शुरुआत की है। उद्घाटन सत्र में भाषण के दौरान पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया को बड़ा संदेश दिया। पीएम ने कहा कि भारत में दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। बुद्ध दिए गए और आज भी चाहिए। जहां बुद्ध होते हैं वहां शांति होती है। भगोड़े अमृतपाल की पत्नी को आज अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी, लेकिन उसे फ्लाइट में बैठने से रोक दिया गया। पूछताछ के बाद किरणदीप को बिना बताए शहर और देश न छोड़ने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें उन सबूतों का चैप्टर जिनसे यह सवाल उठ रहा है कि क्या अतीक अहमद की मौत गुड्डू मुस्लिम के धोखे की वजह से हुई है। हर बार गुड्डू मुस्लिम का बॉस मरता है, उसका करीबी मरता है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम कैसे बच जाता है। आज सबसे पहले अतीक मर्डर केस का एक सबसे ज्यादा हैरान करने वाला चैप्टर खोलने जा रहा हूं, देखिए। हम पाठशाला में आपको माफिया अतीक अहमद के खात्मे से जुड़ी विश्वसनीय रिपोर्टिंग और जानकारियां दे रहे हैं। अतीक अहमद के मामले में बहुत सारी कहानियां आपको सुनने को मिल रही होंगी, बहुत बातें हवा में यूं ही कह दी जा रही हैं, लेकिन हम लगातार आपको वैसी रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो हवा हवाई नहीं बल्कि लॉजिक से भरी हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आधारित है, गवाहों पर आधारित है, अनुभवों पर आधारित है। इसलिए पाठशाला में हमने जो जो बताया वही सब सच साबित होता जा रहा है।
हमने पहले दिन ही आपको बता दिया था कि अतीक को मारने वाले शूटर्स के पीछे कोई मास्टरमाइंड है। ये तीनों नहीं है जिन्होंने आके कह दिया कि हमको फेमस होना था, हमने कह दिया। अब पुलिस की एंगल से जांच जो बढ़ रही है उसमें पुलिस भी कह रही है कि मास्टरमाइंड है। हमने आपको बताया था कि हो सकता है गुड्डू मुस्लिम खबरी हो सकता है अतीक को गुड्डू मुस्लिम ने ही धोखा दिया हो। अब जाकर जब हम इस मामले में और गहराई में जा रहे हैं, यही बातें निकल कर आ रही हैं कि गुड्डू मुस्लिम के धोखे की वजह से ही तो अतीक अहमद नहीं मारा गया। आज हम ऐसे लोगों की गवाही लेकर आए हैं जो गुड्डू मुस्लिम को बहुत करीब से जानते हैं। ये वो सबूत हैं जो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे गुड्डू मुस्लिम ने ठगा नहीं। ये गुड्डू मुस्लिम शार्प शूटर अतीक अहमद का राइट हैंड, ये बड़ा फ्रॉड है भाई। और आज गुड्डू मुस्लिम के बारे में आपको वो बातें बताऊंगा जो आपने आज तक सुनी ही नहीं, और सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि बॉस यही गुड्डू मुस्लिम लग रहा है, इसी ने धोखा किया अतीक के साथ। क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का इतिहास उठाकर देख लीजिए, पता यह चलता है कि जिस माफिया के साथ गुड्डू मुस्लिम रहता था वो माफिया फिर बचा ही नहीं, निपट गया। गुड्डू मुस्लिम बच जाता है लेकिन माफिया मर जाता है, मतलब उसका बॉस मर जाता है। आप क्या सोच रहे हैं अतीक अहमद के साथ पहली बार काम कर रहा था? नहीं बॉस, गुड्डू मुस्लिम का इतिहास बताता हूं आपको, सुनिए। इस आदमी का इतिहास बताऊंगा और उसके बाद उस इतिहास की गहराई में ले जाऊंगा, एक एक किस्सा बताऊंगा इसने कैसे कैसे धोखा दिया है। तो गुड्डू मुस्लिम के धोखे के बारे में आपको बता रहा हूं, और ये धोखे के बारे में आप सुनेंगे तब जाकर आपको यकीन होगा कि हम क्यों कह रहे हैं यही हो सकता है अतीक को धोखा देने वाला। एक हिस्ट्री शीटर हुआ करता था, हिस्ट्री शीटर, इसका नाम क्या था? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह। इसकी मौत कब हुई? 1997 में हत्या हो जाती है। और इसकी हत्या के पीछे किसका धोखा होता है आपको पता है? यह आदमी सत्येंद्र सिंह हिस्ट्री शीटर मरता है गुड्डू मुस्लिम के धोखे की वजह से, क्योंकि तब गुड्डू मुस्लिम इसके साथ काम कर रहा होता है। उसके बाद डॉन श्री प्रकाश शुक्ला, श्री प्रकाश शुक्ला, इस डॉन की मौत होती है 1998 में। इसका 1998 में एनकाउंटर हो जाता है। उस एनकाउंटर के पीछे धोखा देने वाला कौन, फंसाने वाला कौन? यही गुड्डू मुस्लिम। अभी सब किस्सा बताऊंगा, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यही गुड्डू मुस्लिम, इन दोनों में सेम, एक का नाम कॉमन है और दोनों वो नाम है गुड्डू मुस्लिम का। गुड्डू मुस्लिम पहले हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह के लिए काम करता था। फिर श्री प्रकाश शुक्ला ने जब सत्येंद्र सिंह की हत्या कर दी, मारा किसने? इसी आदमी ने सत्येंद्र सिंह को मारा। और गुड्डू मुस्लिम ने कैसे धोखा दिया ये तो बताऊंगा ही, लेकिन आप पहली चीज में ही नजर में ही समझ जाएंगे कि कैसे धोखेबाज है। कि गुड्डू मुस्लिम जो सत्येंद्र सिंह के लिए काम करता था, वो बाद में उस श्री प्रकाश शुक्ला के लिए काम करने लगा जिसने सत्येंद्र सिंह को मारा। अब माफिया अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, यानी गुड्डू मुस्लिम जिसके साथ रहता है वो ज्यादा समय तक दुनिया में नहीं रह पाता बॉस। ये आज आपको किस्सा बता रहा हूं और अब डिटेलिंग में जाता हूं, ये तो बस शुरुआत बताइए। हमने गुड्डू मुस्लिम के अतीत को खंगालना शुरू किया क्योंकि हमें इस बात का शक था कि बॉस इसमें कुछ छेद दिख रहा है। पूरी कहानी में जो छेद एक तो मास्टरमाइंड को लेकर है वो तो हमने आपको बताई था, दूसरा छेद गुड्डू मुस्लिम को लेकर है। ये कहां गायब हो गया भाई? तो हमने इसको खंगालना शुरू किया, उसके अतीत के पन्ने पलटने शुरू किए। और जब हमने ये किया तो हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो गुड्डू मुस्लिम को अच्छी तरह से जानते थे, जिन्होंने हमें बताया कि गुड्डू मुस्लिम जिससे दोस्ती करता था उसी से दगाबाजी कर देता था। यह किस्सा गुड्डू मुस्लिम और हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में रहने के दौरान गुड्डू मुस्लिम, आज का अयोध्या और तब का फैजाबाद, वहां का हिस्ट्री शीटर और माफिया हुआ करता था सत्येंद्र सिंह लंगड़। गुड्डू मुस्लिम उसके संपर्क में आया और जाके उससे सट गया, उसकी गैंग में शामिल हो गया। अच्छा, सत्येंद्र सिंह लंगड़ को इस पे भरोसा होने लगा, जैसे आज की डेट में अतीक अहमद को है, वैसे ही सत्येंद्र सिंह उस जमाने में गुड्डू मुस्लिम पे भरोसा करता था। लेकिन साल 1997 में माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने सत्येंद्र सिंह की AK-47 से हत्या कर दी।
आरोप है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही सत्येंद्र सिंह की मुखबरी की थी। मतलब उसी ने श्री प्रकाश शुक्ला को बताया था कि सत्येंद्र सिंह यहां से गुजर रहा है और इसको मारा जा सकता है। अब आप कहेंगे ये आरोप क्यों लगा? ये आरोप गुड्डू मुस्लिम पर इसलिए लगा क्योंकि जब सत्येंद्र सिंह लंगड़ को मारा गया तो गुड्डू मुस्लिम उसके पीछे पीछे संतोष सिंह नाम के एक व्यक्ति के साथ एक गाड़ी में चल रहा था। सत्येंद्र सिंह का भी राइट हैंड टाइप था। अच्छा, ये तो शार्प शूटर है। सत्येंद्र सिंह और उसकी गाड़ी में महज 100 मीटर का फासला था, मतलब एकदम पास पास गाड़ियां चल रही, आगे सत्येंद्र सिंह, पीछे गुड्डू मुस्लिम की गाड़ी। लेकिन जैसे ही सत्येंद्र सिंह लंगड़ पर हमला हुआ, भाई साहब गुड्डू मुस्लिम संतोष सिंह की गाड़ी से उतरा, फरार, गायब हो गया। जिसका काम ही था कि वो बचाता सत्येंद्र सिंह को, वो गाड़ी से उतर के भाग गया और संतोष सिंह की गाड़ी को लेकर बाद में फरार हो गया। यानी इधर सत्येंद्र सिंह को गोली मारी गई और उधर गुड्डू मुस्लिम गायब, शार्प शूटर गायब। अरे भाई तुम शार्प शूटर न थे जी, तुमको कब से गोली से डर लगने लगा? तुम्हारा तो काम था कि सत्येंद्र सिंह को लोग मारने आए थे, तुम बचाते, तुम गाड़ी से भाग गए। गायब होने के बाद गुड्डू मुस्लिम अयोध्या के सराय राशि गांव में घुस गया। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस श्री प्रकाश शुक्ला ने हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह को मारा, उसकी हत्या की, गुड्डू मुस्लिम ने आगे चलकर उसे अपना गुरु बना लिया। इसलिए भी लोगों का आरोप है कि यही था जिसने सत्येंद्र सिंह की मुखबरी की, उसको श्री प्रकाश शुक्ला से मरवाया और बाद में श्री प्रकाश शुक्ला से जाके सट गया और खुद भाग गया तो बच गया। भाई गोली कोई थोड़ी देखती है कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, वो तो इधर उधर चल रही है, कभी हो सकता था इसको भी लग जाए, इसलिए भाग गया, वहां से कट लिया। तो इस तरह से इसने संतोष सिंह को धोखा दिया, नहीं उसको सत्येंद्र सिंह को धोखा दिया। अच्छा, संतोष सिंह के किरदार को भी ध्यान में रखिए। अभी गुड्डू मुस्लिम किसकी गाड़ी में था? संतोष सिंह की गाड़ी में था। उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले आपको सुनाता हूं कि कभी गुड्डू मुस्लिम के करीबी रहे रणधीर सिंह लल्ला ने गुड्डू मुस्लिम के धोखे की कहानी बताई तो क्या क्या बताया, एक बार इसको सुनिए, फिर गुड्डू मुस्लिम के धोखेबाजी के और किस्से सुनाऊंगा। सत्येंद्र सिंह हुआ करते थे जो नामी गामी माफिया के रूप में उभर रहे थे, जिनकी पवन पांडे से, अंबेडकर नगर पवन पांडे से अदावत बताई जा रही थी। पवन पांडे सत्येंद्र सिंह को मरवाने के लिए गुड्डू मुस्लिम को यूज किया। गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र सिंह का बड़ा करीबी हुआ, बहुत नज़दीक हुआ। सत्येंद्र सिंह को मारने के लिए, मरवाने के लिए सत्येंद्र सिंह के घर से उनकी जिप्सी में बैठ के चला और अंबेडकर नगर से आके पूरा बाजार नाले के पास उनके जिप्सी से उतर के संतोष सिंह की मारुति कार में गुड्डू मुस्लिम सवार हो गया। जब गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र सिंह के जिप्सी के पीछे चल रहा था, उस समय गुड्डू मुस्लिम के पास संतोष सिंह की राइफल उसके हाथ में ही थी। अगर वो सत्येंद्र सिंह का साथ निभाना चाहता था या सत्येंद्र सिंह के साथ धोखा नहीं करना चाहता था तो उसको उसका जवाब जो है देना चाहिए था, लेकिन गुड्डू मुस्लिम ने ऐसा नहीं किया। दुर्गा माता मंदिर सरायरासी और हनुमान जी का मंदिर सरायरासी दोनों के बीच में सत्येंद्र सिंह के ऊपर हमलावर जो है हमला करते हैं। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम मारुति कार में सवार था। जब सत्येंद्र सिंह के ऊपर हमला हुआ तो उसकी दूरी ज़्यादा 100 मीटर थी। वो अपनी मारुति कार को बैक करके गांव के गली के अंदर जो है घुसा लिया। सत्येंद्र सिंह की हत्या हो गई, सत्येंद्र सिंह मर गए। कि उसने सत्येंद्र सिंह की मुखबिरी करके श्री प्रकाश शुक्ला से, पवन पांडे से, दोनों से मिलके सत्येंद्र सिंह की हत्या जो है उसने करवाई। ये वो व्यक्ति है जो गुड्डू मुस्लिम का करीबी है और आप देख रहे हैं वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बता रहा है कि जो गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र सिंह के साथ जिप्सी में बैठा हुआ था, वो हत्या होने के कुछ देर पहले जिप्सी से उतरकर पीछे मारुति में बैठ जाता है और उसके बाद वो मारुति जो है वो धीरे से गायब हो जाती है जैसे ही हमला होता है, जबकि गुड्डू मुस्लिम के पास उस वक्त बंदूक मौजूद थी। यानी ये आरोप ऐसे ही हवा में नहीं लग रहा कि गुड्डू मुस्लिम ने धोखा दिया और सत्येंद्र सिंह को मरवा दिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सत्येंद्र सिंह को धोखा दे सकता है वो अतीक अहमद को धोखा क्यों नहीं दे सकता? भाई आपको गुड्डू मुस्लिम के धोखेबाजी की एक और कहानी बताता हूं। हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह की हत्या के वक्त
जिस संतोष सिंह की कार में गुड्डू मुस्लिम सवार था और संतोष सिंह के साथ भागा था, मैंने बोला था ना कि यह नाम पकड़ के रखिए संतोष सिंह, उस संतोष सिंह को भी गुड्डू मुस्लिम ने ही मरवा दिया, जो कि संतोष सिंह गुड्डू मुस्लिम का दोस्त होता था। गुड्डू मुस्लिम के बारे में ये बातें अयोध्या के सराय रासी गांव के रहने वाले लोग कह रहे हैं। बात 1996-97 की है। उस समय अयोध्या के सराय रसी गांव में गुड्डू मुस्लिम का बहुत आना जाना था। इसकी वजह थी संतोष सिंह से गुड्डू मुस्लिम की गहरी दोस्ती, जिसकी गाड़ी में भागा था। संतोष सिंह उस वक्त लालू यादव की पार्टी के नेता थे और ठेकेदार भी थे। गुड्डू मुस्लिम और संतोष सिंह साथ में खूब घूमते, मतलब एकदम गहरी दोस्ती। लेकिन एक दिन पता चला कि गुड्डू मुस्लिम संतोष सिंह को लखनऊ ले गया और कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मार दिया। दोस्त को मार दिया भाई, कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर। सराय रासी गांव के पूर्व प्रधान और संतोष सिंह के बेहद करीबी रहे हरीश सिंह ने यह बताया कि कैसे गुड्डू मुस्लिम ने जिसे दोस्त बनाया, उसी संतोष सिंह की जान ले ली। सुनिए। हमारे संतोष भाई थे, तो वो भी इसी गांव के थे और वो लालू यादव गुट से वो महासचिव भी थे, लालू यादव पार्टी से, जनता दल से। तो उस समय अच्छा खासा उनका पकड़ था संतोष जी का, तो मित्र भी उनके बहुत बन गए थे। तो उसमें जब उनकी संतोष जी की हत्या हुई तो उसके बाद पता चला कि अरे इनकी हत्या तो गुड्डू मुस्लिम ने ही कर दिया। और उस समय संतोष जी के साथ लाव लश्कर आती थी, तो उनके मित्रों में से हुआ करता था ये गुड्डू मुस्लिम। लेकिन उसने एक अपने मित्र की हत्या कर दिया, ऐसा गांव वालों ने कहा कि ये तो आता था, और उसके बाद में पता चला कि गुड्डू मुस्लिम ने ही मार दिया। तो एक तो अपराध वो किया ही था, उसके बाद फिर वो अपराध पे अपराध करता गया और संतोष जी की हत्या हो गई। तो फिर उसके बाद इस गांव तो उसका आना वाना हुआ नहीं भैया। देखिए, गुड्डू मुस्लिम अपराध करता था, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। लेकिन पाठशाला में हम ये बातें जो खंगाल रहे हैं और निकाल कर आपको बता रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि गुड्डू मुस्लिम के लिए धोखा देना बाएं हाथ का खेल था भाई। सतेंद्र सिंह को दिया, संतोष सिंह को दिया, तो क्यों अतीक अहमद को नहीं दे सकता? ऐसे ही गायब है इतने दिन से। अयोध्या के सराय रासी गांव से हमने पता किया कि कैसे गुड्डू मुस्लिम ने जिस संतोष सिंह से दोस्ती की, उसे ही मौत के घाट उतार दिया। इस केस की हमने और डिटेल निकाली तो पता चला कि लखनऊ के हजरतगंज पुलिस रिमांड के दौरान गुड्डू मुस्लिम ने ठेकेदार संतोष सिंह की हत्या का आरोप कबूल भी किया था। गुड्डू मुस्लिम ने तब कहा था कि बाहुबली धनंजय सिंह से संतोष सिंह की खटपट हुई तो संतोष सिंह की हत्या कर दी। मतलब धनंजय सिंह से लड़ाई हो गई तो अपने दोस्त को जहर दे दिया इसने। इस हत्याकांड में 2 और लोगों के शामिल होने की बात कबूली इसने। यह भी पता चला कि संतोष सिंह बाहुबली नेता अभय सिंह के गांव के पास का रहने वाला था और अभय सिंह का करीबी था। अभय सिंह को एहसास हो गया था कि संतोष सिंह की हत्या हो जाएगी और गुड्डू मुस्लिम ही संतोष सिंह की जान ले सकता है। इसलिए अभय सिंह ने गुड्डू मुस्लिम को चेतावनी भी दी थी कि संतोष सिंह को हाथ ना लगाना। लेकिन गुड्डू मुस्लिम का कैरेक्टर ऐसा कि जिसके साथ रहता था उसे ही मरवा देता था। इसलिए संतोष सिंह को भी उसने अपने फायदे के लिए ठिकाने लगा दिया। इस हत्या में बाहुबली धनंजय सिंह का भी नाम आया था। घटना के बाद से गुड्डू मुस्लिम और धनंजय सिंह करीब आ गए और अभय सिंह से दोनों की दुश्मनी हो गई। लेकिन गुड्डू मुस्लिम के धोखा देने का यह आखिरी किस्सा नहीं था। गुड्डू मुस्लिम कुछ भी कर सकता था, वो किसी भी हद तक जा सकता था और जा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अतीक अहमद को धोखा देने वाला भी गुड्डू मुस्लिम ही हो सकता है। गुड्डू मुस्लिम उसकी धोखेबाजी वाली फितरत को जानते हुए माफिया उसे फिर भी साथ रखते थे। क्यों भाई? क्योंकि गुड्डू मुस्लिम उन माफियाओं के लिए बहुत काम करता था भाई। एक तो शार्प शूटर था, तो माफिया को लगता था कि ये शार्प शूटर है तो कहीं भी काम आ जाएगा, किसी को मारना है तो मारेगा, बचाना है हमको तो बचाएगा। सतेंद्र सिंह भी तो यही सोचता होगा कि ये बचाएगा, लेकिन उसको मरवा दिया इसने। अच्छा, वो चलते चलते बम बनाने में माहिर था गुड्डू मुस्लिम, और इसी वजह से वो सालों से अतीक अहमद के गैंग से जुड़ा रहा। यूपी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की हिस्ट्री अच्छे से पता है। उन्हें पता है कि गुड्डू मुस्लिम कितना खतरनाक है। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बताया वो सुनिए, फिर आपको गुड्डू मुस्लिम के दगा देने का, उसके धोखा देने का एक और किस्सा सुनाऊंगा।
गुड्डू मुस्लिम इस गिरोह का कॉन्ट्रैक्ट किलर है और ये काफ़ी समय से ये काम करता रहा है। वर्ष 1999 में ये ये गोरखपुर पुलिस द्वारा अरेस्ट हुआ था और एनडीपीएस एक्ट में इसका चालान हुआ था। उस केस में इसे 10 वर्ष की सजा हुई थी। अतीक अहमद ने इसकी जमानत अपने वकीलों के माध्यम से कराई और तब से ये अतीक के गैंग में शामिल हो गया। एसटीएफ लगातार उन लोगों के अरेस्ट करने की प्रयास कर रही है जो इसमें वांछित हैं। 3 शूटर्स हैं जिन पे 5-5 लाख रुपए का इनाम है। इसमें सबसे खतरनाक गुड्डू मुस्लिम है, इसलिए उस पर फोकस होगा। और इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में शामिल अन्य लोग हैं, उस पर प्रयागराज पुलिस, एसटीएफ सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल है और अतीक अशरफ की हत्या के केस में गुड्डू मुस्लिम पर भी बहुत शक है। इस शक की 3 बड़ी वजह हैं और अब जब ये वजह आपको बताऊंगा तो अभी जो गुड्डू मुस्लिम के धोखेबाज होने के किस्से बताए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए इन वजहों को सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद को धोखा दे सकता है। यह आपको समझ में आएगा। पहली वजह, जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो अशरफ के आखिरी शब्द क्या थे गुड्डू मुस्लिम के बारे में। अशरफ ने कहा था कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और इतना बोलने के दौरान ही अतीक और अशरफ की हत्या हो गई। गुड्डू मुस्लिम के बारे में अशरफ का बयान अधूरा रह गया, जबकि उस वक्त मीडिया अतीक और अशरफ से असद के जनाजे और कब्र पर जाने को लेकर सवाल कर रही थी। गुड्डू मुस्लिम पर मीडिया ने कोई सवाल भी नहीं पूछा था, लेकिन इन सवालों के जवाब से अलग अशरफ ने जुबान पर अचानक गुड्डू मुस्लिम का नाम आया। सुनिए एक बार फिर से अशरफ के वो आखिरी शब्द, फिर आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या कहने जा रहा था और क्यों कहने जा रहा था। राज्य में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना चाहिए? वो हम दे देंगे तुमको। राज्य में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना चाहिए? वो हम दे देंगे तुमको। राज्य में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना चाहिए? वो हम दे देंगे तुमको। राज्य में आप यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब अशरफ गुड्डू मुस्लिम का नाम ले रहा था तो उस दिन अतीक और अशरफ दोनों असद की मौत के गम में थे। उन्होंने थोड़ी देर पहले तबीयत खराब होने की शिकायत भी की थी। कई लोग पूछ रहे थे ना कि इतनी रात में उनको मेडिकल के लिए क्यों लेके गए थे। इसलिए इतनी रात में लेके गए थे क्योंकि उसके पहले वो कह रहे थे उनकी तबीयत खराब थी और उसके बाद ही उन्हें अस्पताल लाया गया था। ऐसा संभव है कि दोनों मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करने वाले थे। अंदर से आदमी को नहीं लगता है टूट गए थोड़ा सा उस तरह से, बच्चा तो रहा नहीं, तो गुड्डू मुस्लिम धोखा दे रहा है। उनको भी लगा होगा कि ऐसे कैसे असद मर गया, कहीं गुड्डू मुस्लिम ने मुखबरी की हो सकता है यही बताने वाला हो। वो दर्द जो उसे उनके अपनों ने दिया है वो दर्द शायद गुड्डू मुस्लिम ने दिया था और इसलिए गुड्डू मुस्लिम पर, उसकी भूमिका पर सवाल उठाने जा रहा था अशरफ। दूसरी वजह, जब प्रयागराज के धूमनगंज में अतीक अहमद से पुलिस ने पूछताछ की थी तो अतीक अहमद से पूछा गया था कि उसके गुर्गे गुड्डू मुस्लिम और गुलाम असद के साथ उमेश पाल के यहां कैसे पहुंच गए। तो अतीक ने कहा था कि उसे यह नहीं पता कि कैसे पहुंच गए और हो सकता है कि गुड्डू और गुलाम का व्यक्तिगत मामला हो। उमेश पाल से गुड्डू और गुलाम को कोई झगड़ा हो, यानी अतीक अहमद इस चक्कर में था कि उमेश पाल मर्डर का पूरा दोष गुड्डू मुस्लिम पर डाल दिया जाए और हो सकता है इसलिए गुड्डू मुस्लिम ने अतीक को मरवा दिया हो। उसको लगा ये तो मुझे फंसा रहा है, मैं इसको फंसा देता हूं। तीसरी वजह, झांसी में अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, जबकि तब यह कहा जा रहा था कि झांसी में गुड्डू मुस्लिम भी था और वो इन दोनों से पहले वहां झांसी पहुंचा था। लेकिन असद और गुलाम मारे गए और गुड्डू मुस्लिम अब तक बचा हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में बड़े बड़े शूटर्स मारे गए, लेकिन जो नाम सबसे अहम है गुड्डू मुस्लिम, वो अब तक कैसे बचा हुआ है। जो बातें हमने आपके सामने रखी, जो बयान आपने सुने, जो वजह हमने बताई, उससे यही लगता है कि गुड्डू मुस्लिम वो किरदार है जिस पर जो संदेह के घेरे में आ सकता है। इसलिए यूपी पुलिस पूरी शिद्दत से गुड्डू मुस्लिम को तलाश रही है। साथ ही वो सबूत भी तलाशे जा रहे हैं जो अतीक और अशरफ की हत्या का सच सामने लाएंगे। पाठशाला में गुड्डू मुस्लिम पर ये बड़ी बातें और ये गहराई से बातें बताने के बाद अब हम अतीक मर्डर केस का वो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं
जो आज सामने आया है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कहानी 15 अप्रैल को रात 10:30 बजे खत्म हुई थी। इस हत्याकांड की एक एक तस्वीर टीवी चैनल्स के जरिए पूरी दुनिया ने देखी थी कि किस तरह 3 हमलावरों ने 10 सेकंड के अंदर अतीक और अशरफ को खत्म कर दिया। लेकिन इस हत्याकांड के कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें समझने के लिए आज जांच आयोग ने पूरे हत्याकांड का क्राइम सीन रिक्रिएट करवाया। 15 अप्रैल की रात को अतीक और अशरफ की गोली मारकर किस तरह से हत्या की गई थी, इससे जुड़ा वैसा ही क्राइम सीन प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल में आज रिक्रिएट किया गया। आप देखिए, 2 लोग बिल्कुल वैसे ही लाए जा रहे हैं। उनके सामने मीडिया कैसे खड़ी थी, ये दोनों जो खड़े हैं सफेद कपड़े में, वो नकली अतीक और अशरफ बने हैं। नकली मीडिया खड़ी की गई है। नकली हमलावर देखिए पीछे से आ रहा है। मतलब पूरा सीन क्या रहा होगा उसको रिक्रिएट किया। ये देखिए कैसे उस दिन हमलावर आया था, वो पुलिस वालों ने जो बताया उसके हिसाब से सीन रिक्रिएट किया गया है, एक एक चीज। क्योंकि कहां से आया था ये नहीं पता चला था, लेकिन अब जब आप सीन रिक्रिएट करते हुए विजुअल देखेंगे तो कैसे अतीक के बगल से आया था और कैसे पुलिस वाले को धक्का देके आया था वो दिखता है। बस फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें सारे किरदार नकली थे। अतीक और अशरफ बनकर आए 2 लोगों को हूबहू वैसे ही कपड़े पहनाए गए थे जो उस दिन माफिया ब्रदर्स ने पहने हुए थे। नकली अतीक और अशरफ को ठीक उसी तरह पुलिस की गाड़ी से उतारा गया। इनके साथ कई पुलिस वाले वही थे जो उस दिन अतीक और अशरफ को यहां लेकर आए। गाड़ी से उतरने के बाद मीडिया के लोग अतीक और अशरफ के पास पहुंचे। इन्हीं मीडिया कर्मियों के बीच तीनों नकली हमलावरों को खड़ा किया गया और जैसे ही 2 भाइयों से मीडिया ने बातचीत शुरू की, वैसे ही नकली हमलावरों ने मौका देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली अतीक की कनपट्टी पर ठीक वैसे ही लगी जैसे उस दिन लगी थी। बाद में अशरफ को गोली मारी गई। इसमें यह बात सामने आई कि पहली गोली लगते ही दोनों गिर पड़े थे, लेकिन फायरिंग लगातार चलती रही। हालांकि 15 तारीख को हुआ असली शूटआउट 10 सेकंड के अंदर पूरा हो गया था। लेकिन आज जांच आयोग को इस केस से जुड़े हर छोटे से छोटे पहलू को समझना था, इसलिए पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने में करीब 45 मिनट का वक्त लगा। देख रहे हैं कैसे उस दिन शूटर को पुलिस ने पीछे से पकड़ा था। वो सारी चीजें जो हैं वहां पर बनाई गई, दिखाई गई। पुलिस की एसआईटी के साथ न्यायिक आयोग के सदस्य भी थे। पूरी टीम ने घटनास्थल पर एक एक इंच नापकर हत्या के समय के पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। भाई अभी तो आप इतना ही देख रहे हैं ना जितना वीडियो में और जितना पुलिस वाले बता रहे हैं। अब दोनों को जोड़ दिया गया और क्या ऐसी कड़ी है जो मिस हो रही है उसको ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। कौन कहां खड़ा था, टारगेट से हमलावरों की कितनी दूरी थी, ये सारी छोटी से छोटी बातें समझी गई। इस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने से पहले जांच आयोग के लोगों ने ऑन स्पॉट उन पुलिस वालों से बात की जो उस दिन अतीक और अशरफ को अस्पताल लाए थे। जांच आयोग ने मीडिया चैनल्स पर चली फुटेज भी फिर से लैपटॉप पर देखी ताकि रियल लोकेशन और वहां मौजूद सभी लोगों की सही पोजीशन समझी जा सके। इस क्राइम सीन में पुलिस वालों की पोजीशन और फायरिंग के दौरान वो कहां खड़े थे, यह समझने के लिए प्रयागराज के धूमनगंज थाना प्रभारी राजेश मौर्य और उस दौरान घायल हुए सिपाही मान सिंह को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। ये दोनों ही 15 अप्रैल को अतीक के सबसे नजदीक खड़े थे। देखिए पीछे गोले में दिख रहे हैं ना, ये दोनों सबसे करीब थे, तो इनको ही वहां पर आज भी खड़ा किया गया उसी जगह पर जैसे उस दिन खड़े थे। दरअसल जांच आयोग के लोग ये समझना चाहते थे कि पुलिस ने हमलावरों पर फायरिंग क्यों नहीं की। हालांकि इसके पीछे एक तर्क यह भी बताया जा रहा है कि हमलावरों ने मात्र 10 सेकंड के अंदर अपना काम करके सरेंडर कर दिया था और पुलिस वाले उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते थे ताकि इस हमले का मकसद समझा जा सके। और गोलीबारी में संभव था कि कुछ मीडिया कर्मियों को भी घायल होना पड़ता। अब यह भी बताता हूं कि इस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने से जांच आयोग को जानकारी क्या हाथ लगी। दरअसल जांच आयोग यह समझना चाहता है कि क्या वारदात के समय पुलिस से बड़ी लापरवाही हुई थी या नहीं, क्योंकि बहुत नजदीक होने के बावजूद पुलिस शूटर्स की पहचान नहीं कर पाई और उन्हें रोक भी नहीं पाई। तो आज वो सीन रिक्रिएट करके समझा गया कि क्या यह संभव था कि पुलिस को समझ ही में नहीं आया कि कहां से घुस गए ये हमला करने वाले। क्राइम सीन के दौरान यह भी समझा गया रिक्रिएट करते वक्त कि हमलावरों की पोजीशन क्या थी, वो हमले से पहले कहां मौजूद थे और किसने कितनी गोलियां चलाई। इस क्राइम सीन से इस बात का भी पता चला कि हमलावरों ने यह पहले से तय किया हुआ था कि अतीक और अशरफ दोनों को बहुत नजदीक से गोली मारी जाएगी ताकि बचने की कोई संभावना न रहे।
इसके अलावा कौन सा हमलावर किसे गोली मारेगा, इसे भी समझने की कोशिश की गई कि क्या यह पहले से तय था। सीन रिक्रिएशन से यह भी समझा गया कि हमला करने के बाद शूटर्स भागे नहीं या फिर भाग नहीं पाए, इसलिए सरेंडर करना पड़ा। एक एक चीज को डिटेल में समझा गया है। यहां आपको यह भी बता दूं कि कानूनी तौर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का कोई जरूरी नियम नहीं है, लेकिन किसी बड़े क्राइम में हर पहलू को समझने के लिए यह एक बेसिक प्रैक्टिस मानी जाती है। इसके अलावा क्राइम सीन रिक्रिएट करने से कोर्ट में पुलिस अपना पक्ष मजबूती से रख पाती है ताकि उसकी भूमिका पर कोई गुंजाइश ना रहे। जैसे आपके घर में ही कई बार ऐसा नहीं होता कि आप चाबी रख के भूल गए, आपको याद ही नहीं रहा चाबी कहां रख दी, तो आप क्या करते हैं, आप भी सीन रिक्रिएट करते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैं उधर गया था, फिर मैंने पानी का ग्लास उठाया था, पानी पिया था, फिर मैं एक किताब पढ़ने के लिए गया था, तब मेरे जेब में शायद वो थी चाबी, उसके बाद हो सकता है मैंने यहां रख दिया, तो वहां जाके देखते तो मिलता है। तो वही कोई चीज जो मिसिंग तो नहीं रह गई है, उसको देखने के लिए ये जो है क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाता है। अतीक अहमद के मामले में जांच चल रही है। उधर अतीक के खात्मे के बाद उसके आतंक के नए किस्से खुल रहे हैं। पाठशाला में अब योगीराज के उस कांड के बारे में आपको बताता हूं जिसके बाद अतीक कभी जेल से बाहर आ ही नहीं पाया। अतीक अहमद का आतंक क्या था, इसके अनगिनत किस्से हैं जिनमें आपने कुछ सुने हैं, कुछ अब सामने आ रहे हैं। जब अतीक अहमद का खात्मा हो चुका, मर गया, तो लोग भी बताने लगे हैं। आपको अतीक से जुड़ी वो घटना बताता हूं जिसकी वजह से अतीक एक बार जब जेल चला गया तो बाहर ही नहीं आ पाया। यह घटना दिसंबर 2016 में प्रयागराज की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जुड़ी है। अतीक अहमद का कोई करीबी था, उसका बेटा जो है वो नकल करने के आरोप में कॉलेज से निकाल दिया गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर अतीक खुद अपने हथियारबंद गुर्गों के साथ यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुंच गया। उसको लगा कि अरे मेरे करीबी के बेटे को नकल करने पे निकाल दिया, उसको लग रहा था नकल करना तो उसका अधिकार था, तो वो पहुंच गया अपने गुंडे लेकर। अतीक अहमद, उसके गुर्गों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, कर्मचारियों को पीटा। उस वक्त यूपी में योगी सरकार आ चुकी थी, इसलिए इस केस में अतीक समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। पुलिस ने बयान लेने के लिए अतीक को बुलाया, इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई। इसी घटना के बाद अतीक जब जेल गया तो फिर कभी वापस निकल ही नहीं पाया, जबकि उससे पहले अतीक का जेल के अंदर जाना, बाहर आना सब लगा रहता था। मैंने आपको कल बताया था, वो जेल भी जाता था तो अंदर कूलर फ्रिज सब रहता था। किस सेल में रहेगा वो खुद तय करता था। वो खुद कहता था भाई कि उसका एक पांव जेल में और एक पांव बाहर रहता है, क्योंकि जेल उसके लिए जेल तो होती नहीं थी, सारी सुविधा मिलती थी। जेल के अंदर भी अतीक अहमद का क्या जलवा रहता था ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं। आज आपको एक नया किस्सा सुनाता हूं। नैनी जेल के जेलर रहे एसके अवस्थी ने इस घटना के बारे में बताया। जब जेल में एक कैदी की मौत हो गई थी और अतीक अहमद ने रात 12 बजे उसका पोस्टमार्टम करने के लिए फरमान जारी किया। अतीक अहमद जेल से फरमान जारी कर रहा है कि अभी रात में 12 बजे इसका पोस्टमार्टम करो। सुनिए नैनी जेल के पूर्व जेलर एसके अवस्थी क्या बता रहे हैं। मैं 1998 में नैनी जेल पर मेरी पोस्टिंग हुई थी, 99 तक रहा था, 1 साल मैं पूरे रहा था। एक सामान्य मौत हुई थी, एक बंदी सामान्य मर गया था, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने प्रभाव से, हाकर था, अखबार बेचने वाला व्यक्ति था, उसकी सामान्य मौत हुई, बीमारी के कारण मौत हुई, और इन्होंने मिडनाइट रात में 12 बजे पोस्टमार्टम कराया। अच्छों का नहीं हो पाता है, रात में 12 बजे, और 6 मेजर इंजरी दिखाई गई। उसमें मैं दबाव में आया, बहुत ज़्यादा मुझ पर दबाव डाला गया एक तरह से। ये दबाव कौन डाल रहा था सर? स्वाभाविक था कि सबसे पहले मेरी ही अतीक से बातचीत हो गई थी, तकरार हो गई थी। इसने कुछ और बंदी के लिए ये कहा था कि इसको हॉस्पिटल भिजवा दो। मैंने कहा नहीं। फिर दोबारा से इसका फ़ोन आया, इसने कहा कि उसको हॉस्पिटल भेजा नहीं आपने। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ अभी। तो इन्होंने कहा क्या देखेगा तू? मैंने कहा किससे बात कर रहे हो, मैं जेलर हूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं अतीक हूँ। ये बातें आई थी, और वो चूँकि अब मामला, मैं ज़्यादा चर्चा उस बिंदु पे नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो प्रकरण अब भी न्यायालय में विचाराधीन है। अच्छा, उसका पोस्टमार्टम करा दिया रात को 12 बजे? रात में 12 बजे पोस्टमार्टम कराया गया। 6 मेजर इंजरी दिखाई गई। हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, हमारे सुपरिटेंडेंट, जो मैंने एप्लीकेशन डीएम को दिया। डीएम ने रीपोस्टमार्टम का ऑर्डर करा दिया।
और लेकिन रीपोस्टमार्टम नहीं हो पाया क्योंकि उसकी बॉडी कौसाम्बी में दफनाई गई थी। जब कौसाम्बी वाले डीएम से बात करी गई तो उन्होंने कहा मुहर्रम चल रहे हैं, मैं रीपोस्टमार्टम करवा के बवाल नहीं करवाऊंगा। उसका रीपोस्टमार्टम नहीं हुआ और मामला अभी तक विचाराधीन। जेल से अपना दरबार चलाना, जमीनों पर कब्जा करना, वसूली कर लेना, इससे अतीक के गैंग ने खूब पैसा बनाया। जांच में अब पता चला है कि दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में भी अतीक के परिवार का करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाहीन बाग की प्रॉपर्टीज से अतीक का परिवार हर महीने 15 लाख रुपए की वसूली करता था। मैं आपको बार बार यही तो बता रहा हूं कि कुछ लोग ये माहौल बना रहे हैं कि देखो एक मुसलमान अतीक अहमद को मार दिया। ये मुसलमानों को भी नहीं छोड़ता था भाई। शाहीन बाग में किसकी दुकानें हैं? ज्यादातर मुसलमानों की हैं। वहां भी कब्जा किया हुआ था उसने। 15 लाख रुपए महीना वसूल रहा था। यह रकम शाहिद नाम का शख्स हर महीने अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन तक पहुंचाता था। शाहिद को पिछले दिनों यूपी एसटीएफ ने दिल्ली में अतीक के बेटे असद की तलाश के दौरान पकड़ा था। ऐसे माफिया अपनी माफियागिरी में करोड़ों अरबों की संपत्ति बना लेते हैं। अतीक अहमद ने भी ऐसा ही किया था और मुख्तार अंसारी ने भी यही किया। अतीक का तो खात्मा हो चुका है, मुख्तार बेचैन है। लेकिन आपको भविष्य के अतीक और मुख्तार की एक्सक्लूसिव तस्वीरों का चैप्टर दिखाता हूं, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको लग रहा है अतीक और मुख्तार खत्म हो रहे हैं, अतीक हो गया और मुख्तार हो जाएगा? नहीं बॉस, भविष्य के अतीक और मुख्तार से मिलाता हूं आपको। मुख्तार अंसारी के दो बेटे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी, और दोनों ही बेटे अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से विधायक है, जबकि उमर अंसारी भी राजनीति में अपने कदम रखने की कोशिश कर रहा है। मुख्तार के दोनों बेटों की दबंगई और उनके जलवे के बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि बॉस ये तो भविष्य के अतीक और मुख्तार है। देख रहे हैं कैसे मूंछ में ताव दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी 24 साल का है और इस उम्र में ही उसने दबंगई में मास्टर डिग्री हासिल की हुई। आपको उसकी कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। उमर अंसारी को महंगी कारों और हथियारों का बहुत शौक है। उमर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्सर गाड़ियों और हथियारों की तस्वीरें पोस्ट करता है। उमर अंसारी की गाड़ियों का नंबर भी 786 पर ही खत्म होता है। इन तस्वीरों में उमर अंसारी का टशन दिखता है, बंदूक लेकर गाड़ियों के सामने पोज दे रहा है। भाई, जब पिता माफिया है, विधायक रह चुके हों, जिसके खानदान की दहशत मऊ, गाजीपुर से लेकर प्रयागराज और बनारस तक हो, वो लड़का भी दबंगई और टशन ही दिखाएगा। जैसे अतीक का लड़का 12 साल की उम्र में गोली चला रहा था, इसके यहां देखिए बंदूक रख के खुद फोटो वीडियो डालता है, मुझ को ताव दे रहा है। मुख्तार के बेटे उमर को बचपन से ही अपने पिता की तरह बनने का शौक था। अच्छा, उसके पिता जो हैं वो भी ऐसे ही मुझ में ताव देते हैं, मुख्तार भी ऐसे ही देते हैं, पिता की तरह मुझे भी रखता है। आपको उमर अंसारी की दबंगई की एक तस्वीर दिखाता हूं। इस वीडियो में उमर अंसारी कॉलेज की ड्रेस में कार में बैठा है, या तो वो कॉलेज से आ रहा होगा या फिर कॉलेज जा रहा होगा, अपनी मूंछों पर ताव दे रहा है। लेकिन सीट पर एक रिवॉल्वर और वॉकी टॉकी रखा हुआ है, महंगे फोन रखे हुए हैं, कार को ड्राइवर चला रहा है और ड्राइवर के बगल में एक और आदमी बैठा हुआ है, वो उमर का बॉडीगार्ड है, क्योंकि मुख्तार अपने बेटे को कहीं भी अकेले नहीं जाने देता। अब सोचिए, उमर अंसारी रिवॉल्वर लेकर कॉलेज जा रहा है, या किसी गैंग वॉर में किसी आपने कॉलेज जाते हुए लड़के को देखा कि रिवॉल्वर और वॉकी टॉकी लेकर जाता हो? ये देखिए कैसे रिवॉल्वर लेके जा रहा है, एक नहीं दो रिवॉल्वर रखी हुई है। यहां लोग जो है आगे पानी की बोतल रखते हैं, ये भाई ने रिवॉल्वर रखी हुई है। ये मुख्तार अंसारी के बेटे की तस्वीरें दिखा रहा हूं, उसकी दबंगई दिखा रहा हूं। उमर अंसारी के पास मर्सिडीज है, फोर्ड एंडेवर है, BMW जैसी करोड़ों रुपए की कारें हैं, जिनसे वो अपना रुतबा दिखाता है। उमर की कार में हमेशा हथियार रखे होते हैं। इस वीडियो में भी दिखता है कि उमर की रिवॉल्वर और पिस्टल ड्राइविंग सीट के बगल में रखी हुई है। कार को खुद उमर अंसारी चला रहा है और साथ ही वीडियो भी बना रहा है। उमर अंसारी महंगी गाड़ियों के साथ सड़कों पर बेखौफ होकर स्टंट दिखाता था, उसे किसी की परवाह नहीं होती थी। उमर अपने पिता मुख्तार अंसारी के खौफ और उसकी पहुंच का पूरा फायदा उठाता था। उमर को पता था कि कोई उसका कुछ बिगाड़ तो पाएगा नहीं, इसी वजह से बेखौफ होकर नियम और कानून तोड़ता था। ये देखिए कैसे गाड़ी से, जैसे फिल्मों में स्टंट किया जाता है, उस तरह से रात में एक गाड़ी से लाइट पड़ रही है, दूसरा आदमी वीडियो बना रहा है और वो स्टंटबाजी कर रहा है।
मर्सिडीज कार से स्टंट कर रहा है। हम और आप अपनी कार पर अगर खरोंच भी लग जाए तो टेंशन में आ जाएंगे। यहां ये जनाब करोड़ों की कार से सड़क पर स्टंट कर रहे हैं क्योंकि गाड़ियों की कमी नहीं है। एक जाएगी नहीं, दूसरी नहीं आएगी, खराब होगी तो कोई बनवाएगा। मुख्तार के एक इशारे पर कार डीलर गाड़ियां छोड़ के चले जाते थे, इसमें क्या बड़ी बात है। मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी हथियारों का शौकीन तो है ही, वो हथियारों की शॉपिंग भी खुद करता था और उसके बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी भी देता था। उमर अंसारी चाकू से निशाना लगाने के में भी माहिर है। वो अपने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता है। इस वीडियो में उमर अंसारी चाकू से पानी की बोतल पर निशाना लगा रहा है। चाकू फेंकता है और चाकू देखिए सीधा जाके बोतल में लगती है। एक बार वीडियो दिखाइए पूरा जरा। ये मुख्तार का बेटा कैसे चाकू से निशाना लगा रहा है, उसकी तस्वीर देखिए। सीधा चाकू जाकर बोतल पर लगती है। उमर अंसारी का जलवा ऐसा था कि वो अपना बर्थडे भी माफिया स्टाइल में ही सेलिब्रेट करता था। उमर अंसारी का बर्थडे केक भी बहुत स्पेशल बनता था। केक पे भी भाई को बंदूक चाहिए। ये मुख्तार अंसारी के बेटे का केक दिखा रहा हूं। केक पर पिस्तौल बनी हुई है, साथ में हैप्पी बर्थडे उमर लिखा हुआ है। किसी सामान्य घर के लड़के को आपने देखा है कि बंदूक वाली केक काट रहा हो? लेकिन ये सामान्य घर में रह ही नहीं रहे, माफिया के घर में रह रहे हैं तो बंदूक वाला केक काट रहे हैं। लेकिन मुख्तार के परिवार की माफियागिरी का अंत जो है वो करीब है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा पर इनाम की रकम बढ़कर अब 75,000 हो गई। कल गाजीपुर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। मुख्तार की बीवी अफसा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज है और वो लंबे समय से फरार चल रही है। आज मऊ पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रख दिया है। अफसा की तलाश में मऊ पुलिस आज गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के गांव फाटक पहुंची। परिवार के लोगों से अफसा के बारे में पूछताछ की गई। हालांकि पुलिस को अफसा का कोई सुराग नहीं मिला। मुख्तार हो या फिर अतीक, ये माफिया अब तक इसलिए बसते रहे हैं क्योंकि इनके सिर पर राजनीतिक हाथ रहा है। कल हमने पाठशाला में माफिया अतीक के नेताओं से कनेक्शन की सीक्रेट फाइल खोली थी। इस सीक्रेट फाइल में एक नाम इमरान प्रताप गढ़ी का भी है, जो भाई साहब कांग्रेस के सांसद हैं। इनका अतीक से क्या कनेक्शन है, जरा सुनिए गौर से। एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तक कोई अतीत ये इमरान प्रताप गढ़ी हैं। ये वो शख्स हैं जिन्हें पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने इतनी अहमियत दी कि इन्हें राज्यसभा की कुर्सी दे दी, जबकि कांग्रेस के पुराने नेता ताकते रह गए। इमरान प्रताप गढ़ी कविता और शायरी के जरिए राजनीति में आए, लेकिन कविता और शायरी करने वाले इमरान प्रताप गढ़ी कैसे कवि सम्मेलनों और मुशायरों में माफिया अतीक अहमद की तारीफ किया करते थे, आज आपको वो दिखा रहा था। यह एक पुराना वीडियो है, आप सुनिए कैसे आप वो अतीक अहमद के लिए कह रहा है तारीफ करते हुए कि भाई ऐसा अतीक अहमद तो दोबारा आएगा ही नहीं, जैसे कितना बड़ा हीरो आया। और ऐसे लोग आज कांग्रेस की राजनीति के लिए इंपॉर्टेंट बन गए। इमरान प्रताप गढ़ी कभी सम्मेलनों और मुशायरों के मन से अतीक अहमद की तारीफ में कहा करते थे कि अतीक अहमद के कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा, सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। इसकी आगे की भी कुछ लाइनें हैं, जरा एक बार दिखाइए फिर से। कभी भी रद्द नहीं होगा। तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तक कोई अतीत आप सोचिए,
हमारे आपके घरों में क्या सलाह दी जाती है कि बॉस ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे माफिया जैसे लोगों के पास नहीं जाना है। गुंडे माफिया तो बहुत दूर की बात हो गई। लोग कहते हैं कि क्लास में भी कोई ढंग का बच्चा ना हो तो उसके साथ दोस्ती ना करो, थोड़ा दूरी बना के रखो। यहां ये लोग जो हैं वो खड़े होकर अतीक अहमद को पता नहीं कितना बड़ा हीरो बता रहे हैं, और ये हीरो बताने वाला कांग्रेस का सांसद बन गया। अतीक अहमद तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग उसकी तारीफ करके नेता बन गए और आज राज्यसभा में बैठे। सोचिए, इस तरह के लोगों को कांग्रेस ने राज्यसभा में बैठाया हुआ है, जो अतीक अहमद जैसे माफिया के पैरों में बिछे हुए थे। इमरान प्रतापगढ़ी जिस तरह से माफिया अतीक अहमद के लिए बोल रहे थे, उसे तारीफ नहीं कहते, उसे पैरों में गिर जाना कहते। क्या ऐसा कर दिया अतीक ने जी कि दूसरा कोई अतीक नहीं होगा? क्या ऐसा किया है? हिंदू मुसलमान सबकी जमीन हड़प रहा है, किसी को मार रहा है, किसी की टांग तोड़ रहा है, किसी को धमका रहा है, किसी की चमड़ी उधेड़वा दे रहा है, हिंदू की भी मुसलमान की भी। और ये भाई खड़ा होकर कह रहा है कि ऐसा अतीक दोबारा नहीं होगा, और लोग ताली बजा रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने इसी वीडियो में वो वजह भी बताई कि वो अतीक अहमद की तारीफ में ऐसी शायरी क्यों कर रहा है। एक बार सुनिए। बड़ी दुश्वारियां है पर जिसे गाया जरूरी है। क्यों एक पढ़ा लिखा शायर, क्यों इस देश का एक बहुत जिम्मेदार शहरी, क्यों पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल एक शायर ये मिसरे कहने पे मजबूर हुआ? वो इसलिए क्योंकि मैं कभी कभी सिविल लाइन में कॉफी हाउस पे खड़ा होकर कॉफी पीता हूं, तो मैं ये जानता हूं कि कुछ भी हो, यहां से महज कुछ किलोमीटर दूर एक शख्स बैठा है, वो सब संभाल लेगा। ये जो एहसास है ना, वो बहुत बड़ा एहसास। मैं उस एहसास की कीमत समझता हूं, इसलिए मिसरे पढ़ रहा हूं कि बड़ी दुश्वारियां है पर जिसे गाया जरूरी है। छलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है। छलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है। इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना तुम, तुम्हारे शहर पर इस शख्स का साया। ये इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा शायर हूं, और इसलिए कह रहे हैं कि भाई मैं अतीक अहमद की तारीफ कर रहा हूं क्योंकि जब मैं कॉफी पीता हूं कॉफी हाउस पे के पास खड़े होकर, तो मुझे लगता है कुछ भी होगा तो एक आदमी यानी अतीक अहमद है संभाल लेगा। अरे भैया, शायर ऐसा काम ही क्यों करेगा कि कुछ ऐसा हो कि माफिया संभाले? पहले तो ये बताओ। दूसरी बात, माफिया कब से ढंग की चीजें संभालने लगे? कुछ ना कुछ गलत करोगे तभी तो माफिया आएगा तुम्हारा साइड लेने, वरना पुलिस तो आएगी ले जाने के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं ये लोग, और कह रहे हैं पूरे इलाहाबाद के लिए साया जरूरी है। भाई साहब, जिसको साया बताते थे, जिसके भरोसे थे कि वो आके बचा लेगा, वो खुद नहीं बचा। ठीक है, सड़क पे नहीं मारा जाना चाहिए था, ये बार बार कहता हूं, लेकिन उसके पहले ही वो खुद कहकर गया है कि उसको मिट्टी में मिला दिया गया और अब तो रगड़ा जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी का अतीक से कनेक्शन तब का है जब इमरान प्रतापगढ़ी राजनीति में आए भी नहीं थे, और कितना गहरा कनेक्शन है आप सोचिए। इमरान प्रतापगढ़ी को 2016 में जब अखिलेश सरकार ने यूपी का सबसे बड़ा सम्मान यश भारती दिया, तो प्रतापगढ़ में इमरान प्रतापगढ़ी के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहां कौन पहुंचा? अतीक अहमद पहुंचा। मंच से अतीक अहमद इमरान प्रतापगढ़ी की तारीफ कर रहा था, छोटा भाई बता रहा था और दिल की धड़कन बता रहा था। वो कह रहा है कि भाई पूरे इलाहाबाद के लिए अतीक अहमद जरूरी है। इलाहाबाद कह रहा है कि यही मेरी धड़कन है। सुनिए, कनेक्शन देखिए, माला पहनाया जा रहा है, अतीक अहमद माला पहना रहा है, और सुनिए अतीक अहमद ने इमरान प्रतापगढ़ी के लिए क्या कहा। हमारे छोटे भाई कहिए या हमारे दिल की धड़कन कहिए, हमारा भाई इमरान प्रतापगढ़ी, कि हमारा बेटा कहो, भाई कहो, आपका भाई कहें, आपका बेटा कहें, वो इस तेवर का है
और हम कहना भी चाहेंगे कि इमरान यश भारती, अगर तुम्हारे पैर की कभी जंजीर बनने लगे तो इस अवार्ड को लौटा देना, लेकिन अपने तेवर को मत बदलना। और हमें खुशी है कि ये बात इतनी गंभीर और संजीदा बात मुख्यमंत्री ने भी इनसे कहा, हम शुक्रिया उसका अदा करते हैं। राजा रानी बैलेट पेपर से पैदा होता है। हम तो आपको इशारा कर रहे हैं कि अगर एक इनकलाबी नौजवान है जो अपने अशायरी में इनकलाब पैदा करता है, सच्चाई बोलता है, इमरान प्रतापगढ़ी आपके बीच में है, क्यों नहीं आप उसको प्रतापगढ़ का राजा बना देते? बना दो राजा, बनाना आपके हाथ में है। कितना खुश है, माफिया तारीफ कर रहा है, उससे खुश हो रहा है। ये लोग जो है ना, पुराने जमाने में राजा वाजा नहीं रखते थे, राग दरबारी, कि कुछ अच्छा सुनाओ मेरे बारे में। अब राजा कैसा भी हो, वो अच्छा सुना रहा, राजा भी खुश और उसकी भी रोजी रोटी चल रही। इमरान प्रतापगढ़ी आज के डेट के वैसे ही राग दरबारी टाइप, माफिया को हीरो बताने का काम करते थे। माफिया खुश, कह रहा है इसको राजा बना दो प्रयागराज का। अतीक अहमद कहता था कि इमरान प्रतापगढ़ी को आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे इमरान प्रतापगढ़ी कविता शायरी करते करते राजनीति में आ गए। कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी में कुछ ऐसा देख लिया कि बड़े बड़े नेताओं को इमरान प्रतापगढ़ी के लिए किनारे लगा दिया। जिस इमरान प्रतापगढ़ी को माफिया खड़ा होकर अपना बेटा, अपना भाई बता रहा है, उसमें कांग्रेस को न जाने क्या दिख गया कि कांग्रेस ने 2019 में इमरान प्रतापगढ़ी को मुरादाबाद लोकसभा से टिकट दे दिया, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के एसटी हसन से हार गए। शेरो शायरी से थोड़ी जीतिएगा बॉस। माफिया के कह दिया तो पब्लिक थोड़ी हो जाएगी। आपने कह दिया कि माफिया को पूरा इलाहाबाद जो है वो अपने सिर पे बैठा ले, ऐसा नहीं ना होता है। आपको बैठाइए नहीं, माफिया को क्या बैठाएगा। 2019 के चुनाव में एसटी हसन को करीब 6,49,000 वोट मिले। इमरान प्रतापगढ़ी को कितने वोट मिले पता है? 59,000। 1 लाख भी क्रॉस नहीं किया इसने। कहां 6,49,000 उसको वोट मिले, इमरान प्रतापगढ़ी को, जो अपने आप को खुद ही घोषित कर रहा है कि मैं दुनिया का बहुत बड़ा शायर हूं, उसको 60,000 वोट भी नहीं मिला, 59,000 वोट मिला। यह होता है माफिया के दरबार में राग दरबारी बनने का नतीजा। 59,000 लोगों ने वोट दिया। लेकिन हार के बावजूद इमरान प्रतापगढ़ी यूपी में कांग्रेस की राजनीति के प्रमुख चेहरे के तौर पर पेश किए जाते रहे। जून 2021 में इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष भी बना दिया। अब आपको समझ में आ गया क्यों टिकट मिला था। कहा जाता है कि 2022 के यूपी चुनाव में इमरान प्रतापगढ़ी का यह रसूख था कि यूपी कांग्रेस के तब के अध्यक्ष अजय लल्लू को प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर भले न मिले, इमरान प्रतापगढ़ी को जरूर हेलीकॉप्टर मिलता था। 2022 के यूपी चुनाव में इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक वोट जोड़ने में खूब जोर लगाया, खूब चुनावी सभाएं की। बाद में उन्हें इसका फायदा मिला जब कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। कांग्रेस को फायदा नहीं मिला, कांग्रेस की तो सीटें ही नहीं आई। क्या 2 सीट आई यूपी के अंदर? भाई जो आदमी खुद 60,000 वोट नहीं ला पा रहा, वो कांग्रेस को कैसे वोट ला के देता? लेकिन कांग्रेस ये बात समझे तब तो उनको लगा कि इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शायरी सुनाएगा, सारा मुसलमान वोट आएगा। अल्पसंख्यक मोर्चे का बना दिया, जाओ देखो, तुम देखो, कुछ ना कर पाए। लेकिन फिर भी कांग्रेस का मोह भंग नहीं हुआ, इनको राज्यसभा भेज दिया। कांग्रेस के लिए इमरान प्रतापगढ़ी की अहमियत समझिए कि कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा, जबकि कांग्रेस के लिए सालों से काम करने वाले दूसरे नेताओं को मौका नहीं दिया गया। यहां तक कि गुलाम नबी आजाद जैसे नेता जिन्होंने 50 साल तक कांग्रेस के लिए काम किया, उन्हें 2022 में राज्यसभा दोबारा नहीं भेजा गया। राहुल और प्रियंका की गुडबुक में शामिल इमरान प्रतापगढ़ी को मौका दिया गया। अतीक अहमद से इसका कनेक्शन देखने और जानने के बाद यह सब हुआ। इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं को बाईपास करके कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा। इस पर उस समय कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खुलकर नाराजगी भी जताई थी। मई 2022 में कांग्रेस की नेता नगमा, जो पहले फिल्म एक्ट्रेस हुआ करती थी, उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। नगमा ने लिखा था कि सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष ने 2003-04 में कांग्रेस ज्वाइन करते समय भरोसा दिया था कि मुझे राज्यसभा भेजा जाएगा। उन्हीं के कहने पर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। उस समय हम सत्ता में नहीं थे। तब से 18 साल हो गए, उन्हें मौका नहीं मिला। इमरान को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेज दिया गया, क्या मैं कम योग्य हूं? यह कांग्रेस की नेता नगमा ने पूछा कि इमरान में ऐसा क्या है बॉस? ऐसी बातों से तो यही लग रहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी का माफिया अतीक अहमद से अच्छा खासा कनेक्शन था। अब जब ये बातें सामने आ रही हैं, पुराने वीडियो निकल कर आ रहे हैं, पुराने ट्वीट्स निकल कर आ रहे हैं,
तो इमरान प्रतापगढ़ी से कांग्रेस लीडरशिप को जवाब मांगना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जवाब क्या मांगेगी? अभी तो इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के स्टार प्रचारक बन गए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार कैंपेनर्स की जो लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट में 40 नाम है। 37वें नंबर पर इमरान प्रतापगढ़ी का भी नाम है। कर्नाटक को लेकर इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है, तो बीजेपी ने भी इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। I think some of you have gone through the star campaigner list. One of the star campaigner is their honorable member of parliament Rajya Sabha, Mr. Imran Pratapgarhi. You know what is his fame? His fame is that he has made poetry in praise of established mafia dons of UP. अच्छा, ऐसा नहीं कि इमरान प्रतापगढ़ी सिर्फ कार्यक्रमों में अतीक से मिलता था। उसकी पुराने ट्वीट हैं कि अतीक अहमद और ये अशरफ घर आए हैं, खुद ही फोटो डाल रखी है भाई ने। लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भाई जो है वो शामिल हो गया है। अब कांग्रेस समझे और जाने। हम पाठशाला में आपको थोड़ा और समझाने और बताने की कोशिश करेंगे फैक्ट चेक की क्लास में कि क्या मोदी सरकार ब्रिटिश राज घराने को सालाना $10 बिलियन देती है। इसका सच एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास, जिसमें बताऊंगा कि क्या मोदी सरकार ब्रिटिश राज घराने को सालाना $10 बिलियन देती है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि भारत की आजादी के वक्त ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को पेंशन के तौर पर हर साल 10 अरब रुपए दिए जाने का एग्रीमेंट हुआ था और यह शर्त ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत किया गया था। दावा यह भी किया जा रहा है कि भारत की संसद इस एग्रीमेंट में किसी तरह का बदलाव भी नहीं कर सकती। हमने इस खबर का फैक्ट चेक किया। हमारी रिसर्च में यह दावा पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि वायरल मैसेज में जिस एग्रीमेंट की बात की जा रही है उस नाम से कोई एग्रीमेंट कभी हुआ ही नहीं। और 1947 में आजादी के वक्त एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी थी ही नहीं, वो 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी। 1947 में आजादी के वक्त जॉर्ज 6 ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे और इसलिए यह दावा कि भारत पेंशन के तौर पर ब्रिटिश राजघराने को हर साल 10 अरब रुपए देता है, यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। तो पाठशाला में आज के लिए इतना ही। 10